Good morning, students. I, Miss Kawalpreet Kaur Puri, welcome you to my YouTube channel. And आज मैं आपके साथ कॉमर्स पेपर की गाइडेंस देने आई हूँ, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाई यूनिट 1 की तो मुझे काफी मैसेजेस आए कि मैम एक बार ओवरऑल आप प्लीज कॉमर्स का गाइडेंस दे दीजिए। तो इसी के लिए मैंने ये कॉमर्स का भी गाइडेंस सेशन है, तो इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम कौन से टॉपिक्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं या हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और आपको सबको पता है कि आज हमारा लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। अगर एक्सटेंड हुआ फॉर्म फिलिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो प्लीज आप उसको अपना अटेम्प्ट को एक वेस्ट ना कीजिए। सिर्फ आज लास्ट है, 11:50 PM तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज भर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन होना चाहिए इनफैक्ट अभी, और जो फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये इनिशियल गाइडेंस बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिस पर मैंने कुछ पेपर 1 की कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड की है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। तो मैंने कल की भी वीडियो में हम एक्सप्लेन किया था कि हमारा एग्जाम को कॉम्पोजिशन कैसा है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, या हो सकता है आप में से किसी के एग्जाम अभी बहुत साल पहले दिया और अभी आप बहुत टाइम के बाद दे रहे हैं। तो याद रखिए अभी प्रेजेंटली हमारे पास 2 पेपर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड बोथ आर कंप्लीटली एमसीक्यूज। एमसीक्यू मीन्स वी आर गिवन 4 ऑप्शंस एंड वी आर supposed to select the best correct answer. And the paper is divided into 2. Paper 1 is for 100 marks, wherein we have 50 questions for 2 marks each, and all the 50 questions are compulsory, for which we get 1 hour. And then paper 2, this is syllabus which is based on the PG subject which was chosen by the candidate. तो अगर आपने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है, भले वो कौन से भी स्पेशलाइजेशन में, अकाउंटेंसी हो, फाइनेंस हो या बिजनेस मैनेजमेंट हो, आपको कॉमर्स के लिए ही अपेयर करना है। हाँ, अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है, क्योंकि क्लियरली एनटीए यूजीसी ने मेंशन किया है कि आपने जो पीजी जिसमें कंप्लीट किया है उसी में आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपके सब्जेक्ट में का पीजी वाला कॉमर्स का नेट सेट का सब्जेक्ट नहीं है तो आप उनकी गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं। बट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपने एमकॉम किया, भले वो बिजनेस मैनेजमेंट में किया हो, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में किया हो, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट या जिसमें भी किया हो, आपको इसमें कॉमर्स ही एलिजिबल है। ठीक है, और एमबीए वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेबली वो लोग करते हैं नेट इन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम तभी इजीली क्वालिफाई होते हैं जैसे मैं बताती हूँ कि हमने जितना स्ट्रॉन्ग अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है। पेपर 1 एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल है, हो सकता है आपने अपनी कभी स्कूल लेवल में उसके बारे में कुछ पढ़ा हो, या हमने जनरल अवेयरनेस रखी है, या मैंने अंडर ग्रेजुएट में कुछ सब्जेक्ट पढ़ा हो, क्योंकि वो एक ओवरऑल टेस्ट करता है एज अ टीचर। ठीक है, और हमारा पेपर 2 इज for 200 marks where we have 100 questions of 2 marks each, and यहाँ पर भी सारे questions हमारे पास कंपलसरी। ठीक है, तो टोटल में कितने मार्क्स के लिए एग्जाम दे रही हूँ? 300 मार्क्स, पेपर 1 100 एंड पेपर 2 200। और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 1 hour फॉर पेपर 1 एंड 2 hours फॉर पेपर 2। इन शॉर्ट आई एम अपियरिंग फॉर 180 minutes, एंड वो कितने होते हैं हमारे पास? 3 hours। मैंने मिनट्स में क्यों स्पेसिफाई किया? क्योंकि जब आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। सो टोटल हमारे पास 300 मार्क्स है। मैंने कल की वीडियो में फिर से ये बताया था कि क्वालिफाइंग क्या क्राइटेरिया क्या रहता है। जैसे अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं, आपकी एक ड्रीम कॉलेज होती है कि इतना मुझे परसेंटेज आना चाहिए तो मैं उसी कॉलेज में एडमिशन ले लूं। बट क्या होता है, आपको उतना आपका परसेंटेज सपोज 90 नहीं आता है, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं अटेम्प्ट ले सकते एडमिशन। तो आपका सपोज परसेंटेज था 80, बट एटलीस्ट आप कोई दूसरे कॉलेज में तो एडमिशन ले सकते। बट नेट में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, भले उसकी पासिंग 40% है। 40% इन द सेंस पेपर 1 में आपको 40 मार्क्स लाने हैं और पेपर 2 में आपको 80 मार्क्स लाने, 40% पास। बट आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में ही आना है। तो अगर उस टाइम नेट का कॉमर्स का कट ऑफ 60% था और आपने 58% पेपर लेके आए, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो मैं इसलिए बोलती हूँ ये पासिंग क्राइटेरिया को भूल जाइए, आपको ये याद रखना है कि मुझे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आना है। अभी कॉमर्स का काफी सालों से कितना आ रहा है कट ऑफ? 58% ऑनवर्ड्स टू लेके 70% JRF तक। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। व्हाट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप? इसी एग्जाम में जब आप फॉर्म भरते हैं, आपके पास 2 कॉलम्स रहते हैं या 2 टिक मार्क रहते हैं, 2 क्राइटेरिया। आइदर आप JRF के लिए अप्लाई करो या असिस्टेंट प्रोफेसर। आप एज की गाइडलाइंस देख लीजिए, मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग एज है।
अगर आप उस एज में बैठते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जेआरएफ पर भी टिक मार्क कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि जेआरएफ का कट ऑफ हाई है तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर मिस हो जाएगा। दोनों का अलग क्राइटेरिया, दोनों का अलग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, आगे जाके आपको यूजीसी से पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। 2 इयर्स आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप रहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेस पर आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए सीनियर रिसर्च फेलो बनाया जाता है। इससे ना कि आपका सिर्फ रिज्यूमे आगे बढ़ता है बट आपकी पीएचडी स्पॉन्सर हो जाती है। ठीक है, आप उसके साथ अपनी पीएचडी को अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज आपको मॉनिटरी सपोर्ट यूजीसी से मिल जाता है। एंड आप देखिए कि उसमें बहुत सारी स्कीम्स है, तो प्लीज चेक कर लीजिए, बट जेआरएफ के लिए प्लीज मार्क कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वालिफाई होके आना है। मैंने यहाँ पर लिंक शेयर कर दिए। अगर आप मुंबई से तो मैंने महाराष्ट्र एग्जाम का भी लिंक शेयर किया, उसकी भी अपडेशन आती होगी, आप प्लीज उनकी वेबसाइट भी चेक कीजिए। सेट एग्जाम मुंबई का, ये महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जिनको हम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी बोलते हैं। फिर मैंने यूजीसी नेट का भी दिया है लिंक, सिलेबस भी दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें तो प्लीज सिलेबस इसी वेबसाइट से सिर्फ डाउनलोड कीजिए। एनटीए की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा क्विज, मॉक टेस्टिंग, वहां पर आपको सिर्फ एक पैटर्न पता लग जाएगा। वो एक क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, उसमें आपको पता लगता है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं आपका स्क्रीन कैसा दिखता है, आपके पास पैनल कैसा दिखता है, उसमें आपको पता लगेगा कि पर्पल कलर क्या है, ग्रीन कलर क्या है या रेड कलर क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जब मॉक टेस्टिंग करते हैं तो बहुत फायदा होता है। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको पेंसिल पेपर फॉर्म की हैबिट थी बट अभी एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो रहा है, तो प्लीज मॉक टेस्टिंग को रिपीटेडली कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आप कितने टेक सेवी है। प्लस आपको ऊपर टाइमर भी दिखेगा, तो आपको पता लग जाएगा आपसे टाइम मैनेज होता है कि नहीं, क्या हम पेपर 1 को 1 आवर में कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या मेरे को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, मुझे स्क्रीन को देखना आ रहा है प्रॉपर्ली, या उसमें कभी कभी क्या होता है पैसेज बहुत बड़ा रहेगा तो आपको है ना थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है टैब को, क्योंकि आपके ऑप्शंस नीचे हो जाते हैं। तो वो सारी चीजों में भी हमारा टाइम जाता है। इसलिए I always advise कि before you go and attempt the paper for the first time in the online mode, preferably sit at home, अपने रूम के कंफर्ट में आप वो प्लीज अपना ध्यान रखिए कि आपको मॉक टेस्टिंग करके आपको मार्क्स को स्कोर करना है, आपको उसको अपना बेनिफिट बनाना है। नेक्स्ट, अभी हमारे पास डेट रिलीज नहीं हुई है, होपफुली आज हमें पता लग जाएगा, बट यूजीसी के चेयरमैन जी ने बताया था कि हमारा एग्जाम जून में, और जब से ये सीबीटी मोड में हो रहा है जुलाई या दिसंबर का अटेम्प्ट रहता है, तो होपफुली आज हमें डेट्स भी मिल जाएगी। और आपको पता है जैसे ये नेट का एग्जाम हमारा आजकल फेज वाइज रहता है, फेज वाइज मतलब पहले कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो काफी टाइम हमारे पास है। अभी अगर मैं बोलूं 15 दिन भी है, तो प्लीज आपको ये याद रखना है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इसी अटेम्प्ट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप को क्वालिफाई करके लाते। हमें टोटल कितने टॉपिक्स है? 20। इज इट पॉसिबल टू स्टडी 20 टॉपिक्स? अगर आप ये अटेम्प्ट अपेयर करें तो इस टाइम आपका रिवीजन और लास्ट डे रिवीजन के नोट्स चल रहे होने चाहिए। बट अगर आपने आज ही शुरुआत की नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो प्लीज याद रखिए 20 टॉपिक्स को एक अटेम्प्ट में लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आपकी थॉरो प्रिपरेशन होनी बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन है जो मुझे अक्सर पूछे जाते हैं कि मैम मैं ये कैसे सॉल्व करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप सिर्फ स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब भी आप सबसे पहले ये प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टडी मटेरियल स्टेप 1। जितना अच्छा आपका स्टडी मटेरियल होगा उतने अच्छे से आपको नोट्स की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि क्या होता है, अभी जैसे मैं मार्केटिंग का एग्जांपल दूं, हम सबने 4 पीस पढ़े। 4 पीस रहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब इसमें से हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्वेश्चन कंफर्म है, बट क्या इसकी हमने इन डेप्थ स्टडी की है? कभी मुझे कंटेंट आता है, बट क्या मैंने कभी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है? तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी मैं सिलेबस देखती हूँ, मुझे समझ आना चाहिए कितना सिलेबस मुझे आता है, कितना मैंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर स्टडी किया है, किस लेवल पर स्टडी किया था। उस टाइम हम छोटे होते तो हमें लगता है कि अभी जितना भी स्किप करे चलेगा, बट वहां पर आपने जितना स्किप किया, यहाँ पर बराबर आपको उसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, कितना पढ़ना है। इवन अगर आज मैं आप लोग को गाइडेंस दे रही हूँ, मुझे भी फुल मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है। मेरी भी एक स्ट्रेटेजी थी कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है, 70% तक मेरा टारगेट था, क्योंकि वहीं से अगर 58 भी क्वालिफाई हो तो 70% तो बहुत ज्यादा है बराबर। तो 30% सिलेबस तो मैंने स्टडी नहीं किया, बट मैंने 70% सिलेबस को इतना स्ट्रॉन्ग स्टडी किया कि मैं वहां से क्वालिफाई हो गई, क्योंकि हम सबके कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए जो हमने कभी स्टडी नहीं किए। अब मैं मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट,
तो मैंने बिजनेस फाइनेंस को तो कभी स्टडी नहीं किया था, या मैं बोलूं मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस अकाउंटिंग कभी स्टडी नहीं किया। बट यस, जब हम कोई भी टॉपिक के लिए अपेयर हो रहे हैं तो वो हमारी ओवरऑल स्टडी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक पूरे सब्जेक्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, ना कि सिर्फ एक टॉपिक के लिए। तो हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, प्लस बट उसके साथ आपको याद रखना आजकल स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मुझे कैसे, जैसे मैंने कॉमन सेंस बताया, ट्रिक्स टिप्स या मुझे वर्ड्स का मीनिंग पता हो तो भी मुझे आंसर यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज द नीड ऑफ द डे। रेफर बुक विच यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। आप जोन सी बुक लैंग्वेज पर कमांड है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी स्टेट पब्लिकेशंस आएगी। अगर मैं बात करूं पेपर 1 के लिए केवीएस मदान इज द बेस्ट बुक। अगर आपके वहां पर वो बुक अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन एडिशन चेक कीजिए, ठीक है। बट कोई भी बुक आप परचेज कीजिए, वो 2019 के सिलेबस, अब देखिए अभी हम प्रेजेंटली 2022 में, वी नेवर नो व्हेन द सिलेबस विल चेंज। तो जितना ज्यादा आप इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लीजिए, हो सकता है 5 साल भी होने आ रहे हैं तो हमारा सिलेबस भी चेंज हो जाए। तो आपको देखना जो भी बुक आप ले रहे हैं उसमें रिवाइज सिलेबस हो। अब जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हम क्या यही बुक से हम क्वालिफाई हो सकते हैं, तो मेरा हमेशा एक कहना होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, आपने कभी रेफरेंस बुक स्टडी नहीं की, जैसे फिलिप कॉटलर की बुक या एचआरएम आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ा है और आपने कभी उसके मेन रेफरेंसेस पर गए नहीं, तो ये तो बहुत सुपरफिशियल नॉलेज थी हमारी। बट यस, हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या हम 20 टॉपिक्स को इतना इन डेप्थ पढ़ के जा सकते हैं। तो अंडरस्टैंड, मेक्स योर कॉन्सेप्ट क्लियर, और फिर उसके बाद जो भी बुक आपकी प्रेफरेंस है आप वो खरीद सकते हैं। आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, आप हिंदी के नोट्स तो हिंदी पर कमांड होना जरूरी है, डिपेंड ऑन विच बुक यू प्रेफर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने पेपर 1 की केवीएस मदान सर की बुक बताई है, और पेपर 2 जो अक्सर हमारे पास कोई भी पब्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट है अगर आपके यहाँ पर मिलना, तो मैंने अरिहंत को रेकमेंड किया। आप देखिए, आप कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कीजिए, हर कॉन्सेप्ट के पीछे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व कीजिए। डोंट रेफर टू मेनी सोर्सेस, आपने बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स देखे, आप सबके एडवाइस देख रहे हैं, आप सबके नोट्स देख रहे हैं। बी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज कीजिए। जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं आप उसी टाइम उसके स्मार्ट नोट्स बनाइए। स्मार्ट नोट्स मतलब 1 लाइन में, ठीक है। ईयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना रहे हैं तो एक ऐसी डायरी बना ली जिसमें सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 1956 में क्या हुआ, अगर मैं बोलूं इंडियन कंपनीज एक्ट थी, बट प्रेजेंट इट हैज बीन अमेंडेड टू 2013। तो 2013 में और क्या हुआ, अब डायरेक्ट टू होम कब हमारे नेशन में या इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, तो 2004 में उस टाइम और क्या हुआ था, सुनामी भी आई थी। तो अगर आप इतने स्ट्रांगली अपने कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं डायरी को, तो आपको जस्ट लास्ट मिनट रिवीजन करना है कि अगर मैं ईयर्स को स्टडी कर रहा हूं तो मेरे पास एक ही डायरी में सब ईयर्स है, तो ये क्विक रिवीजन हो जाएगा। आप लास्ट मिनट पर कभी भी 20 टॉपिक्स को इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते, यू जस्ट नीड स्मार्ट नोट्स, ठीक है। तो ये आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी। तो यहाँ मैंने बात की स्टडी मटेरियल की, और कभी भी आप स्टडी कीजिए, रिमेंबर यू शुड बी सिंसियर एंड डेडिकेटेड। आपको सिंसियरिटी और डेडिकेशन देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटा पढ़ाई लेके बैठी और आधा घंटा तो मैंने व्हाट्सएप देख लिया, दैट विल बी अ कंप्लीट चीटिंग टू योरसेल्फ एंड टू योर करियर। नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट। अब मैंने आपको बताया पेपर 1 में तो हमारे पास नोट होता है सिलेबस के नीचे कि आपको 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी पेपर 2 इज अनप्रेडिक्टेबल। आप कोई भी सब्जेक्ट का देख लीजिए, कभी कभी होता है टैक्स को ज्यादा वेटेज आ गया, कभी होगा इकोनॉमिक्स को ज्यादा वेटेज आ गया, कभी होगा एचआरएम को ज्यादा, तो वी आर नेवर श्योर अबाउट द वेटेज ऑफ ईच टॉपिक। इट इज नॉट अ रट्टा एग्जाम। मैं हमेशा बोलती हूँ, समझिए आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, इनफैक्ट चेंज अप्रोच। ऐसे तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने कभी दिए ही नहीं जाते थे। अगर आपने स्टडी बराबर नहीं की है, तो अगर आपने खाना कभी खाया ही नहीं है, तो आप ग्रेवी कौन सी है, वो काजू की ग्रेवी है, वो रेड ग्रेवी है, वो चाइनीज की ग्रेवी, कितना डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड। बट जिस दिन आपको इंग्रेडिएंट्स पता है, आपने वो टेस्ट किया हुआ है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर से ही कि वो तो रेड कलर की ग्रेवी तो टमाटर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली आपको ये जानना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, 4 ऑप्शंस होने भी दो, आई नो विच इज द बेस्ट सुटेबल आंसर, ठीक है। एमसीक्यूज को अगर कुछ लोग बोलते हैं बहुत इजी है, तो ये भी गलत फहमी आपकी, क्योंकि जब मुझे कंटेंट पता होगा तभी मुझे आंसर फाइंड, अदरवाइज आपके लिए चारों ऑप्शन सेम दिखते। रेगुलर स्टडी विद कंसंट्रेशन, कितना टाइम देना है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ बच्चे 10 घंटे देते हैं, कुछ बच्चे 2 घंटे देके भी क्वालिफाई हो जाते। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू स्टडी मेक इट अ हैबिट, वो रेगुलर बेसिस करो। ऐसा नहीं आपने 10 दिन पढ़ाई की और 2 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन पढ़ाई की, फिर 4 दिन छोड़, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी स्टडी कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन, गिव क्वालिटी टाइम व्हेनेवर यू स्टडी,
ठीक है, जब आप पढ़ रहे सिर्फ पढ़ रहे हो, जब आप खेलते हो तो सिर्फ खेला कीजिए। रेफर रीसेंट पास्ट पेपर्स, एनटीए की वेबसाइट पर आपको डाउनलोड की टैब्स में पेपर्स अवेलेबल है। अगर आप कॉमर्स का पेपर देखते हैं तो उसी के अंदर आपको पेपर 1 मिल जाएगा। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप रीसेंट पास्ट पेपर्स पहले 2021 को देखिए, फिर 20 को देखिए, फिर 2019 पर जाए, उसके बाद आप पास्ट 10 इयर्स देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे 2019 में इंट्रोड्यूस हुए। जब आप पास्ट पेपर स्टडी करते हैं, आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, आपको समझ आ रहा है कि मार्केटिंग पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाए, आपको समझ आएगा कि सर्विसेज सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको पता लगेगा कि लॉजिकल रीजनिंग भी कुछ नया टॉपिक है। तो यहाँ पर हम जितना ज्यादा अपने आप को मेहनत करेंगे, अपने अवेयरनेस रखेंगे टॉपिक्स रिलेटेड, उतने जल्दी हम क्वालिफाई। थर्ड स्टेप मैं बता रही हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, इक्वल वेटेज टू ऑल टॉपिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। अगर उस हिसाब से मैं चलूं तो हर यूनिट पर मेरे अगर 5 फेवरेट टॉपिक्स है तो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यू नेवर नो, बिकॉज हो सकता है बैंकिंग आपका फेवरेट था बट उस पर हार्डली आपको 4 क्वेश्चंस आए, बट आपका अकाउंटेंसी स्ट्रांग नहीं था और अकाउंटेंसी पर 15 क्वेश्चंस आ गए। इट मे हैपन, सो नॉट एवरीवन कैन बी मास्टर एट एवरी टॉपिक। हम सबके कुछ स्ट्रेंथ होगी और हम सबके कुछ वीकनेस होगी। कुछ थियोरी सब्जेक्ट से बहुत कंफर्टेबल है और कुछ को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगता है, तो डिपेंड्स, आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। कॉमर्स स्टूडेंट तो हम पहले दिन से ही फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए, मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मेरा एचआर स्ट्रांग है, या मेरा बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मैं उनको इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि मेरे उसमें से अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे फुल 20 मार्क्स आएंगे। मेरी वीकनेस आइडेंटिफाई कीजिए, मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं आते, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की मैंने मेहनत की, बट वहां जाके मुझे फॉर्मूला कितने हैं कैसे याद रखूंगी, या मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, तो अंडरस्टैंड कि वहां पर अगर ये क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको एंड में करूं, क्योंकि अगर मैं एक बार उस क्वेश्चन में जाती हूँ, मैं एक तो डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ, मेरा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम, तो वो क्वेश्चंस को एंड पर रखिए। इतना ज्यादा कोई भी क्वेश्चन पर टाइम मत दीजिए कि आप लास्ट के क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए और टाइम ओवर हो जाए। अपने अच्छे टॉपिक्स को एकदम स्ट्रांग बनाए ताकि उसमें से 2 मार्क्स का भी नुकसान ना हो। रिसेंट एडिड टॉपिक्स जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 1986 से, अब वो 2019 है, तो डेफिनेट आपको क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 में, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रमाणस है, ये सब है ना न्यू टॉपिक है। अगर आपने 2019 के बाद कभी अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको ये पता लगेगा कि आपके कितने टॉपिक, उन पर हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट जरूर करते हैं क्योंकि सिलेबस रिवाइज हुआ है। ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ, आपको क्वालिफाई होना आपका करियर है। स्टेप 4, अब मेरी सजेशन क्या है, अगर मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है तो डेफिनेटली आपकी मेहनत बहुत स्ट्रांग है। आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली आपको अपने गोल्स पता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, बहुत सारे अटेम्प्ट्स में आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी। पेपर 1 में मुझे डिसेंटली 70 मार्क्स तक स्कोर करना है और पेपर 2 में 130। टोटल इनका मैं करती हूँ 200 मार्क्स, मतलब मैं 70% तक आ रही हूँ, क्योंकि जेआरएफ का कट ऑफ अक्सर 70% तक रहेगा, कॉमर्स का उसके ऊपर नहीं जाता है। तो आप अगर इतनी मेहनत करते, अब पेपर 1 में मेरा कैसा है, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक पर मुझे 5 क्वेश्चन है, तो मुझे 10 मार्क्स है। बट इतने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफिकल्ट आते जो मुझे भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एनटीए ने पूछा है, वो फर्स्ट टाइम पेपर सेटिंग में आए। तो अगर मैं हर टॉपिक पर भी 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चलती हूँ, ठीक है, मेरे जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, मुझे उसमें से 3 ही क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है चौथा बहुत डिफिकल्ट था और 5वां मैंने कभी सुना ही नहीं। तो अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी सोचती हूँ तो 3 क्वेश्चंस मुझे आ जाएंगे, तो 3 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, मतलब मेरे पास 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स ऐसे मैं काउंट करूँ 10 टॉपिक्स पर तो मैं 60 मार्क्स पर तो इजिली पहुंच रही हूँ। ठीक है, पेपर 2 में सेम मैं टारगेट करती हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मुझे पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के सपोज अगर 10 क्वेश्चंस आते तो मैंने अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रांग बनाया था कि मुझे वहीं पर 20 मार्क्स आ रहे हैं बराबर। तो ऐसे हर में 6 टॉपिक्स को मैं अगर करूँ 2 मार्क्स से मल्टीप्लाई तो मेरे कितने आ गए, अप्रोक्सीमेटली मैं 120 मार्क्स तक जा रही हूँ। तो मुझे सिर्फ और 10 मार्क्स की मेहनत करनी है जेआरएफ के लिए। ऑल इंडिया रैंक लाना, अगर मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी तो 70 मार्क्स तक मैं जा सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस को हम कॉमन सेंस, अब देखिए नेगेटिव मार्क है ही नहीं अभी तक, ठीक है, सीएसआईआर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बट अपना यूजीसी एंड सोशल साइंसेज वालों को अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो व्हाट इज द हार्म, अगर मुझे एंड में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कुछ तो टिक मार्क करके आइए। ठीक है, हो सकता है आपने जब क्वेश्चन 1 देखा आपको नहीं आ रहा था तो क्विकली गो ऑन टू क्वेश्चन 2, बट क्वेश्चन 1 में वहां पर होता है मार्क फॉर रिव्यू, उसमें कलर आता है, आपको पता लग जाए। तो एंड में हो सकता है आपने एक हिंट मारा था कि अगर एंड में मेरे पास टाइम नहीं होगा मैं क्वेश्चन 1 को सी आंसर मार्क कर दूंगी,
डू दैट, डोंट लीव दैट एम्प्टी क्वेश्चन अनसॉल्व्ड, उसको एम्प्टी मत छोड़ के आइए, क्योंकि आपके 2 मार्क्स जा सकते हैं। और कहते हैं ना तीर या तुक्का भी लग गया तो आपको डेफिनेटली वहां से भी 2 मार्क्स आ रहे हैं। और आप सबको पता है कि 2 मार्क्स से जब हम क्वालिफाई नहीं होते वो कितना हमारा सबसे ज्यादा मैं बोलूं हार्ट ब्रेक का तो मोमेंट हमारे पास वहीं पर होता है। ठीक है, तो टारगेट इज 70 इन पेपर 1, 130 इन पेपर 2। मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेजेंस, कामनेस ऑफ माइंड इज 100% रिक्वायर्ड। आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा, मेरा 10वें अटेम्प्ट तक नहीं हुआ, ऐसे कभी नहीं सोचना है, बिकॉज हमें अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, प्रेजेंस एंड काम, वहां पर जाके डरना नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं है, टाइमर मुझे समझता नहीं है। कीप डूइंग योर वर्क, प्रैक्टिस जितनी आप घर पर करके जाएगी उतना इजी आपको सेंटर में होगा। टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मॉक प्रैक्टिस इसलिए बहुत जरूरी है, मैंने उसका लिंक ऑलरेडी शेयर किया। अवॉइड सिली मिस्टेक्स, कभी कभी क्या करते हैं हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, तुरंत मुझे लगा सी आंसर था तो मार्क कर दिया। ठीक है, अभी भले हमारे पास कंप्यूटर में आप वापस जाके चेक कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी देयर इज नो टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन को एक ही बार आप टाइम दे पाते हैं। हो सकता है आपकी प्रैक्टिस ऐसी थी कि आपको बहुत स्ट्रांग थी, बट एग्जाम में पेपर वाकई बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, और कुछ ना कुछ नया पैटर्न आ सकता है कभी भी। जैसे 2019 में उन्होंने सडन ये पैसेज दिया था, 2 पैसेजेस एंड में अनएक्सपेक्टेड, तो जब मैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचती हूँ मुझे वो पैसेज पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो यस, सडन चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड एनी टाइम। कीप अपडेटेड विद रेलेवेंट न्यूज, मैं हमेशा बोलती हूँ एज अ टीचर्स, एज अ लर्नर्स, कीप अपडेटेड। कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ सकते। एज अ टीचर्स हमको जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गए, डिजिटल इनिशिएटिव्स आ गए, ये तो हम जब भी टीचर्स है लाइफ लॉन्ग काम आने वाले, तो हमेशा अपनी को न्यूज से अवेयर रखें। स्टेप 5, डोंट क्रेव इननेट सिलेबस एडवांस्ड। मुझे भी पता है, मैंने भी एक स्ट्रगल किया है, मैंने भी उसके ऊपर पूरी 1 साल मेहनत की है। ठीक है, तो आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत इजी एग्जाम कभी भी नहीं होगा। इट इज आफ्टर ऑल एन ऑल इंडिया एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्लस सिर्फ पास नहीं होना है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आना। तो जितना ज्यादा आप उसको प्यार देंगे वो आपको उतना अच्छे रिजल्ट देगा। डोंट फियर, एग्जाम ही तो है, इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए, ऐसे नहीं है कि मेरे पीछे ही पड़ गया एग्जाम। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, किसी को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए। 4 ऑप्शन है, ये सोचिए कि इनफैक्ट आंसर सामने दिया, मुझे बस ढूंढना है। चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, अप्रोच बदलिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रीडिंग, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड कभी भी अपने ऊपर डाउट ना कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन हमेशा रखनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रखना है। जितना ज्यादा आप काम रहेंगे एग्जाम में उतना जल्दी आप क्वालिफाई होंगे। अब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, डरिए मत, कभी कभी बहुत ट्रैफिक होता है, टाइम पर जाइए। ठीक है, वहां पर जाके पता लगा मेरा सीट नंबर किधर है, कभी लिफ्ट चालू नहीं है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, डोंट लेट इट अफेक्ट यू। कभी कभी आपको बोलेगी ऊपर पानी मत लेके जाइए, पेन हम देंगे, तो ये सारी चीजों को इग्नोर कीजिए। ठीक है, अपने साथ अपना पेशेंस, गुड पॉजिटिव वाइब्स, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया लास्ट मिनट, मत कीजिए। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सडन आ सकते हैं, पैटर्न चेंज हो सकता है। कीप काम, आपने पढ़ाई की है, क्वेश्चंस कैसे भी आने तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। नेगेटिव मार्किंग जब तक नहीं है आपको बेनिफिट है, प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन को खाली मत छोड़ के आइए, क्योंकि अगर आपके तीर तुक्के में भी आपको 2 मार्क मिल जाएगी। पैटर्न ऑफ नेट अलाउज टू स्विच टू आइदर ऑफ द पेपर, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आप पेपर 1 से पेपर 2 में कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप पहले पेपर 2 को अटेम्प्ट कीजिए पहले, बट रिमेंबर पेपर 1 को प्लीज सिर्फ 1 आवर ही दीजिए, ताकि पेपर 2 को भी टाइम मिले। ऐसा नहीं आपने पेपर 2 को ज्यादा कर दिया और पेपर 1 एंड में, गिव प्रॉपर टाइम। ठीक है, 1 आवर ही दीजिए पेपर 1 को। अगर कभी भी आपके पास टाइम बच जाता है, देन एनी टाइम यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन। वॉच होती है, वहां पर टाइमर होता है जो 180 मिनट से स्टार्ट होता है 3 आवर्स का, तो आपको पता होना चाहिए 120 मिनट्स हो गए मतलब हम कहाँ पर है, और हमारे 40 मिनट्स बाकी है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन को एडिशनल टाइम मत दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, बट हम बहुत समझदारी दिखा के अटक जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हमें एनटीए को रॉन्ग प्रूव नहीं करना है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। और कभी आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, इनफैक्ट उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो आपको एंड में 2 मार्क्स मिला का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वहां पर अगर क्वेश्चन गलत हो। अभी मैं कॉमर्स पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस देती हूँ, जो मैंने कल भी दिया था, बट यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आज कौन से याद रखिए। जब हम नेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव आएगा, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल ओवर इंडिया। अगर मे बी आप महाराष्ट्र का एग्जाम दे रहे हैं, गुजरात का दे रहे हैं, अपने स्टेट का, तो हो सकता है वहां पर कुछ स्कीम्स आपकी स्टेट रिलेटेड आए, मिनिस्ट्री रिलेटेड आए, इनिशिएटिव्स, बट अक्सर यहाँ पर नेशनल पर्सपेक्टिव रहेगा। सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो उनको लगता है कि नेट बहुत डिफिकल्ट है,
ट्रस्ट मी देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर सो इजी, क्योंकि पेपर पूरा टफ नहीं है। 20% 30% सिलेबस ऐसा है जो कभी हम बोल सकते थे यार ये तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में क्लियर किया था, इतना इजी था। मैच द कॉलम आता है जो मैंने ऑलरेडी आपको हेल्प किया, बताया, ट्रिक्स एंड टिप्स बताए। असर्शन एंड रीजनिंग आती है जो अक्सर डिफिकल्ट लगती है। क्यों ये डिफिकल्ट लगती है? क्योंकि हमें कभी कभी हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ही डाउट होता है। असर्शन क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है विच मे बी ट्रू, विच मे नॉट बी ट्रू। रीजनिंग उसको जस्टिफाई कर पाती है क्या? तो बोथ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ स्टेटमेंट्स का कोई रिलेशन नहीं होगा, या दोनों ट्रू होगी या दोनों फॉल्स होगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यस, आपको 6-7 स्टेटमेंट दिया जाएगा, बोलेगी बताओ इसमें से WTO का कौन सा फंक्शन नहीं है, कोडिंग दी जाएगी, प्लीज उसको अंडरस्टैंड कीजिए। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन क्वेश्चंस, अब यहाँ पर ये मैथमेटिक्स में आता है पेपर 1 में, या डेटा इंटरप्रिटेशन में आता है, या पेपर 2 में फाइनेंस रिलेटेड अकाउंटेंसी क्वेश्चंस। तो वहां पर आपको याद रखना है आप कितने भी सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं यूज कर सक रहे। हो सकता है आपको अच्छे से आता है, आप फॉर्मूला भूल के कैलकुलेट करना, तो आप टाइम देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे मैं थियोरी टीचर हूँ, तो मुझे अगर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस बहुत इजी जा रहे हैं तो मैंने अच्छे से किया, तो वहां पर मुझे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिकल में मेरा 10 मिनट जाएगा एक क्वेश्चन पर। इज इट वर्थ इट? बट यस, ये याद रखिए थियोरी के क्वेश्चंस के आंसर्स हमें बहुत डाउटफुल होते हैं, क्योंकि वो कभी कभी प्रैक्टिकल बेस्ड है, जनरल बेस्ड है। बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जैसे फाइनेंस, उनका आंसर एक बार कंफर्म है तो कंफर्म है, बराबर है ना। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपका आंसर रॉन्ग ही नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको वो बेनिफिट। फ्यू बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। यस, ऑलवेज कीप्स योर आईज एंड ईयर्स ओपन। कल आप डी मार्ट में गए, मॉल में गए, आपको वहां पर जो देखा अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मे बी नेक्स्ट टाइम इट वाज योर क्वेश्चन इन द NTA पेपर। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एयर क्वालिटी क्या है, अगर आज पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मुंबई की एयर क्वालिटी कितनी वर्स्ट हो रही है। उसमें एक सफर बताया SAFAR, वो क्या है, तो आप कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन, तभी आपको पता लगेगा कि मुझे क्या आंसर करना है, मुझे कितनी नॉलेज है। मिनिस्ट्री और कमिटीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, टैक्सेशन रिफॉर्म कब हुआ, ठीक है, या तेंदुलकर कमेटी किसके लिए थी, या नरसिम्हा कमेटी किसके लिए थी, या बैंकिंग में रिसेंट चेंजेस क्या हो रहे हैं, क्या ऑनलाइन में अभी क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन, ये सब डिजिटल इनिशिएटिव्स है क्या ये किससे जुड़े हुए करेंसी, क्या इसमें RBI की रेगुलेशन है। तो ये सारी चीजें हो सकता है आपकी कॉमर्स ऐसा टॉपिक है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक न्यूज में आ रहा है। और पैसेज बेस्ड जो 2019 ऑनवर्ड से आपको 2 पैसेजेस आ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, पैसेज तो जस्ट उसमें से उन्होंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया होता है, क्वेश्चंस कभी कभी पैसेज से रिलेटेड ही नहीं होते। बट यस, मुझे पता होना चाहिए कि पेप्सी क्या, अभी क्वेश्चन आ चुका है पेप्सी के ऊपर, क्वेश्चन आपके एयर कंडीशनर के ब्रांड पर आ चुका है, इंश्योरेंस पर आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। वो तो जस्ट एक आपको बताया गया था 4 लाइंस, बट क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझे अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ही आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानना आपको जरूरी है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये हमारा सिलेबस है जो पेपर 2 का है कॉमर्स का, ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट देता है। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, मैं इनके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस लेके आने वाली हूँ। यूनिटी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मैंने उसको पिंक इसलिए किया क्योंकि वो प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता था, पहला सिलेबस में इसका नाम था फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंट। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, हार्डली उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कैलकुलेशन करना, प्राइस इलास्टिसिटी, तो 2 क्वेश्चंस रह सकते हैं आपके प्रैक्टिकल। Unit 4 again is business finance, which was earlier called as financial and management accounting. And business finance में आपकी कुछ theories है, ठीक है, जैसे dividend related। तो जैसे मुझे लगता है मुझे practical नहीं आता, but अगर मैं theories पर कुछ focus करूँ, content जितना भी मैं पढ़ सकती हूँ, जो मेरे लिए easy content, आप उसको पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं कि मुझे accounting और auditing आता ही नहीं है तो मैं छोड़ दी, ऑडिटिंग पूरी थ्योरी है, आप उसको स्टडी कर सकते हो। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ये जो पेपर 1 में हमको फायदा दे रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, एक बार आपने ये पढ़ लिया यूनिट 5 कॉमर्स का, तो आपका पेपर 1 का वो टॉपिक कंप्लीट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको रिसर्च की कैलकुलेशन वर्क, स्टैटिस्टिकल टूल्स वहां पर बहुत कॉमन हो गए। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो पहले अर्लियर दे वर 2 डिफरेंट टॉपिक्स, नाउ दे हैव बीन क्लब्ड इनटू यूनिट 6। तो अगर जिनको ये बहुत टॉपिक स्ट्रॉन्ग लगता है, प्लीज इस पर मेहनत कीजिए। बिजनेस मैनेजमेंट और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हो सकता है आपने अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स में कभी पढ़ा ही ना हो, तो ये ऐसी चीजें जो आम इंसान को भी आनी चाहिए। रेपो रेट क्या चल रहा है, RBI की नई गाइडलाइंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैंकिंग की हिस्ट्री से लेके आज इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैंने आपको कल भी बताया था 2 होते हैं सब्जेक्ट्स, एक मार्केटिंग होता है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर दोनों क्लब है।
लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जिसमें हमारा लॉ कवर हो जाता है, जीएसटी आ जाता है, या मैं बोलूँ कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सब आते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं ये टॉपिक, जैसे हम कॉमर्स के स्टूडेंट है तो बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पर सब कवर हो जाए। एंड यूनिट 10 है हमारे पास इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसको हम बोलते थे इनकम टैक्स लॉ एंड प्लानिंग। ठीक है, तो ये वाले पिंक वाले टॉपिक्स मैंने सारे आपके प्रैक्टिकल किए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जो अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई वहां पर ना टैक्स का कुछ भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से नहीं था, वो पूरे साल का बजट था। ठीक है, आपको रिबेट कितना मिली, इस साल क्या चेंजेस हुए। तो इनफैक्ट जो टैक्स के टीचर्स थे, अगर उन्होंने भी वो बजट नहीं देखा था तो वो भी उसमें से स्कोर नहीं कर पाए। बट अगर आप टैक्स के स्टूडेंट नहीं भी थे बट आपने बजट अवेयरनेस रखी थी तो भी आप क्वालिफाई होके आए थे। तो 10 टॉपिक्स, कितने आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, कितने अपने वीक, कहाँ से स्टडी करना है। मेरी हमेशा सजेशन होती है इजी टॉपिक से स्टडी कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप इजी पर जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मेरा नेट सेट क्वालिफाई हो सकता है। आप पहले दिन ही वो टॉपिक उठाएंगे जो आपको समझता ही नहीं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मोटिवेशन। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, नेवर स्किप एनी सिंगल टॉपिक। ठीक है, अगर आप स्किप भी कर रहे हो तो उसको कंपेंसेट करो। जैसे मैंने बताया, मैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पूरा नहीं पढ़ रही, ऑडिटिंग पढ़ रही, मार्केटिंग को उसकी कंपेंसेट कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बना। हाँ, अब लक फैक्टर कहाँ आएगा कि मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग किया और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस मार्केटिंग से है। तो 4 ऑप्शंस को प्लीज स्टडी कीजिए। मैंने ट्रिक्स बताई, बट डोंट जंप टू द कंक्लूजन, क्योंकि कभी कभी हम एक्साइटमेंट में रॉन्ग आंसर मार्क कर देते। बहुत ज्यादा डरिए भी नहीं, बहुत ज्यादा खुश भी मत होइए। हाईलाइट इज नॉट कीवर्ड इन द क्वेश्चन। अब जब मैं पेपर क्वेश्चन फॉर्म में देती थी तो हाईलाइट कर लेती, बट यहाँ पर आपको तुरंत दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, इज पूछा है। कभी कभी वो नॉन, नेट 2 वर्ड्स जोड़ देंगे। ठीक है, नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव निकल जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है, उनको हाईलाइट कीजिए। क्वेश्चन में ही कीवर्ड होता है आंसर की तरह। ट्रिक्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस। मेरी सारी ट्रिक्स, मेरा सारा अप्रोच बदल जाएगा अगर उन्होंने ऑप्शंस को बदल दिया। तो अंडरस्टैंड, कभी भी हमको मेहनत करनी है तो अच्छे से करनी है। When in doubt, mark the option you feel the best. नहीं आ रहे 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट डोंट फील डीमोटिवेटेड। एटलीस्ट आपको क्या होगा, आपने आंसर तो मार्क किया, जो उस टाइम आपको बेस्ट सुटेबल लगता है वो। अभी कोई बोलेगी मैम क्या चेंज, क्या ऐसे करेगा, बी और सी को ही मार्क करके आए, बट उस टाइम मैं आपको क्या बताती हूँ कि आपको जो डाउट आ रहा है कि हो सकता है ये आंसर हो, एटलीस्ट उसको मार्क करके आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चेंज योर प्रेयर्स, मुझे पास करवा दो टू मैं नेट सेट जीआरएफ क्वालिफाइड, ट्रस्ट मी इट वर्क्स, क्योंकि आप जितना अच्छा सोचेंगे आपके साथ उतना अच्छा होगा। Stop focusing on XYZ. You all may have 99 reasons to complain. I always ask my students, give me one reason to qualify. क्यों क्वालिफाई होने? हम सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स होगी, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, टीवी देखने में इंटरेस्ट है, बोर होता है। बट इफ यू आर फोकस्ड अबाउट योर करियर, यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है, और मैंने ये कहां से कंटेंट लिया, हमेशा दीजिए रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। अवॉइड प्लेजरिज्म, हमारा रिसर्च एथिक्स है, हम एज अ टीचर लर्नर हमको ये याद रखना जरूरी है। मैंने बस ये सारी चीजों को कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, और मैं सबको विश करती हूँ कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। Always be thankful to God. We are at this level that at least we have the capability to appear for this beautiful examination, all India competitive. Not all are blessed to study at this higher level. And faith can move mountains, doubts can create them. So trust yourself. जितना ज्यादा अपने आप को ट्रस्ट करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। यस, इतना याद रखिए कि मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे क्वालिफाई हो ही जाऊं। And I am always promoting public transport. So whenever possible, try to save the environment. हम ऑलरेडी पैंडेमिक से बाहर आ रहे हैं, दूसरा पैंडेमिक हमारा पॉल्यूशन जरूर बन सकता है। तो सेव एनवायरमेंट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट whenever possible. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका फ्यूचर आज की मेहनत पर डिपेंड है। अगर आप अच्छे से खुश होकर पढ़ेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और मैं हमेशा बोलती हूँ हैप्पी टीचर्स के बच्चे भी हैप्पी रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फॉर्म भर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको रहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। मैंने एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट किया और मेरा नेट सेट का पेपर 2 कॉमर्स है। तो आपको कभी भी कुछ डाउट है मेरे चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड प्लीज स्टडी एंड ऑल द बेस्ट। फॉर्म भर दीजिए। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।